हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एंड आप लोग को सिक्स्थ क्लास को बोल रहे हैं। सिक्स्थ क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें कुछ पढ़ा चुके हैं और उसमें शायद पहला पेज पढ़ा चुके हैं, यहाँ तक बता चुके हैं डिवीज़न ऑफ हिस्ट्री, तो आप लोग को बता चुके हैं यहाँ तक। ठीक है, इसके आगे हम आप लोग को आज बताएंगे। साथ साथ क्या बता दिए थे आप लोग को, डिवीज़न ऑफ पास्ट को जो डिवाइड किया गया था वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे कि प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्ट्री एंड कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री। तो प्री हिस्ट्री का भी डिवीज़न बता चुके थे। पैलियोलिथिक एज जिसको ओल्ड स्टोन एज बोलते हैं, मेसोलिथिक एज जिसको मिडिल स्टोन एज बोलते हैं, नियोलिथिक एज जिसको हम लोग न्यू स्टोन एज बोलते हैं। प्रोटो हिस्ट्री में आता है जिसको चारकोलिक एज बोलते हैं या ब्रॉन्ज एज, या फिर इसी एज में एक सिविलाइजेशन डेवलप हुआ था जिसका नाम था हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके बारे में हम लोग पढ़े थे। हिस्ट्री का जो डिवीज़न है वो तीन तरह से किया गया है, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री सभी का टाइम पीरियड नीचे दिया गया है, आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और बता ही चुके हैं इस सब के बारे में। तो शुरुआत करते हैं अब फिर से शुरू कहने का मतलब कि जहाँ से हम लोग को करना चाहिए, और हम लोग को करना है शुरुआत ज्योग्राफी अफेक्ट्स हिस्ट्री, यानी ज्योग्राफी जो है कैसे हिस्ट्री को अफेक्ट करता है उस बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ ज्योग्राफी अफेक्ट्स आवर हिस्ट्री। और इसमें आगे बढ़ेंगे तो इट वाज इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमन सोसाइटी, क्लाइमेट, फिजिकल कंडीशन ऑफ द सोसाइटी लाइक लैंड, सोर्स ऑफ वाटर एंड टेम्परेचर। ओके, जब ज्योग्राफी किसी भी जगह का लोकेशन उसके क्लाइमेट्स पर डिपेंड करता है, उसके फिजिकल कंडीशन पर डिपेंड करता है, उस सोसाइटी पर डिपेंड करता है। साथ फिजिकल कंडीशन में क्या क्या आता है, लैंड आता है, सोर्स ऑफ वाटर कि वहाँ वाटर अवेलेबल है कि नहीं, टेम्परेचर। अब इसको समझिए, जैसे कि अलग अलग जगहों का क्लाइमेट अलग अलग होता है। जो पहाड़ी एरिया में रहता है अक्सर वहाँ बारिश होती है, वहाँ ठंडी हवा बहती रहती है, ठंडा प्रदेश होता है। गर्मी के मौसम में ज़्यादा धूप होता है, लेकिन मैदानी क्षेत्र में ऐसा नहीं होता है। वो सभी समय पर अलग अलग सीजन आते हैं। ठीक है, जैसे कि हिमाचल का बात कर लेते हैं, जम्मू कश्मीर का, उत्तराखंड का, तो वहाँ सालों भर ठंडा का मौसम रहता है। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि किसी भी जगह का जो ज्योग्राफी है हमारे लैंड पर इफ़ेक्ट डालता है। जैसे कोई पहाड़ी एरिया में है तो वहाँ के पत्थर कैसे होंगे, वहाँ की मिट्टी कैसी होगी, लाल मिट्टी होंगी या ज़्यादा बालू वाली मिट्टी होंगी, सैंड होगा उसमें। साथ में सोर्स ऑफ वाटर भी ज्योग्राफी के अंडर आता है, ज्योग्राफी इफ़ेक्ट करता है। जैसे हम लोग जहाँ रह रहे हैं अभी, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, ये सब जो है नॉर्दर्न प्लेन के अंतर्गत आता है। तो इस प्लेन में पानी की मात्रा प्रचुर है। तो क्योंकि बगल में हिमालय पहाड़ है और वहाँ से आने वाली नदियाँ बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पंजाब, इस सब में प्रचुर मात्रा में पानी लाके रखती है, जिस कारण से यहाँ पानी अवेलेबल है। लेकिन जब हम साउथ में जाएंगे, दक्षिण भारत में जाएंगे, तो वहाँ पानी का मात्रा बहुत कम है, वहाँ पठारी एरिया है, पेनिनसुला है। ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ते हैं, काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हो गया। द ज्योग्राफिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया इज, इंडिया जो ज्योग्राफिकली जो डिवाइड है, तो फर्स्ट दिया हुआ है द हिमालयाज। ठीक है, फर्स्ट जो ज्योग्राफी है भारत का वो हिमालय है। ये कहाँ है, नॉर्दर्न माउंटेन्स है, ये नॉर्थ में है। इट इज़ ए बैरियर अगेंस्ट द रीचिंग इन इंडिया। ये क्या है, एक तरह से बैरियर की तरह शो कर रहा, बैरियर की तरह है। ये भारत में किसी को आने से रोकता है। किसी का कहने का मतलब कि भारत में जल्दी कोई इन्वेडर्स नहीं आ सकता है, और साथ साथ नॉर्थ पोल से आने वाली हवा को भी हिमालय काफ़ी ज़्यादा रोकता है। इट एग्जिस्टेंस डज नॉट अलाउ इन्वेडर्स टू हैव ड्रीम ऑफ conquering the northern region beyond the Himalaya. Northwest Himalaya are
नॉट हाई लार्ज नंबर ऑफ पासेज, सॉरी यहाँ पर ये ब्रैकेट है दिया हुआ है कि नॉर्थ वेस्ट हिमालय है वो ज़्यादा हाई नहीं है, जिस कारण से वहाँ पर बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ पासेज है। पासेज करने का मतलब दर्रा है जिससे होकर आदमी आ जा सकता है। हम आप लोग को बताते हैं फिगर के माध्यम से शायद। हाँ देखिए, हिमालय का जो एक्सटेंशन है, हिमालय का एक्सटेंशन कहाँ है वो बताते हैं। हिमालय का एक्सटेंशन यहाँ से ऐसे करके ये हिमालय का एक्सटेंशन है, ठीक है। जब हिमालय का एक्सटेंशन ऐसे है, लेकिन जो नॉर्थ वेस्ट ये जो साइड है वो नॉर्थ वेस्ट हिमालय है, ठीक है। इस साइड, तो इस साइड का जो हिमालय है वो ज़्यादातर कटा फटा है और ज़्यादा हाई नहीं है, ऊंचा नहीं है, जिस कारण से क्या होता है, यहाँ पर बाहर के इन्वेडर्स इसी रास्ते से आते हैं। जैसे इस रास्ते से ऐसे करके आ गए, ऐसे करके आ गए, ऐसे आ गए, तो अलग अलग रास्तों से इसी साइड से आए। इस साइड इतना ज़्यादा हाई माउंटेन है जिसको पार करके इन्वेडर्स नहीं आ पाए, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आया वो भी नॉर्थ वेस्ट साइड से, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे इसको, ठीक है। तो ये है द हिमालय। हमारा जो भारत का क्राउन है वो हिमालय को माना जाता है, और ये हमें फॉरेन इन्वेडर से काफ़ी ज़्यादा क्या किया है, सेफ रखा है, सुरक्षित किया है। सेकेंड क्या है, सेकेंड है द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स। इंडो गैंगेटिक प्लेन दैट मीन्स कि इंडस रिवर से लेकर गंगा रिवर तक का जो इसके द्वारा जो प्लेन्स बना हुआ है, इंडस रिवर के द्वारा या फिर उसकी सहायक नदियाँ तथा गंगा रिवर और उसकी सहायक नदियाँ के द्वारा जो प्लेन बना हुआ है उसको बोला गया है इंडो गैंगेटिक प्लेन। और ये प्लेन का दूसरा नाम भी है जिसको बोलते हैं द नॉर्दर्न प्लेन। ये नॉर्दर्न प्लेन ज़्यादातर उत्तरी भारत में फैला हुआ है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल नहीं है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये सभी इंडो गैंगेटिक प्लेन के अंतर्गत आता है। इसका क्या खूबी है, तो रिचनेस ऑफ द सॉइल, यहाँ काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल सॉइल पाया जाता है। जो नदियाँ जो मिट्टी काट के लाती है उसमें ह्यूमस काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसके कारण वो काफ़ी ज़्यादा रिच फर्टाइल होता है, जिसमें ज़्यादातर आदमी क्या करता है, एग्रीकल्चर करता है और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें अपना फसल उगाता है। और जिस कारण से बिग एम्पायर्स लाइक मौर्याज, गुप्ताज एंड मुगल्स एस्टेब्लिश्ड हेयर, जिस कारण से इस एरिया में कहाँ, नॉर्दर्न प्लेन या फिर बोल सकते हैं द इंडो गैंगेटिक प्लेन में, ये सब जो राजा है, मुगल सम्राट, मुगल एम्पायर, गुप्ताज एम्पायर और मौर्यन एम्पायर क्या किए, यहाँ राज किए और अपना साम्राज्य का विस्तार किए। क्यों? क्योंकि यहाँ से उसको काफ़ी मात्रा में टैक्सेज मिल रहे थे, काफ़ी ज़्यादा उसके जो सिटीजन हैं वो काफ़ी ज़्यादा अर्न भी कर रहे थे, तो उस अनुसार से उसका जितना ज़्यादा अर्न करेगा तो उस अनुसार से उसका क्या करेगा, उसको टैक्स भरना पड़ेगा। जिस कारण इंडो गैंगेटिक प्लेन में ज़्यादातर जो एम्पायर है या एम्पायर है वो यहाँ इस्टेब्लिश्ड हुए। थर्ड पॉइंट पर आते हैं, तो थर्ड पॉइंट है द साउदर्न इंडिया। साउदर्न इंडिया जो है वो दो भाग में बांट सकते हैं। साउदर्न इंडिया में एक तो आ जाता है साउदर्न प्लेट्यू, साउथ प्लेट्यू को ले सकते हैं, एंड कोस्टल को तो अलग कर ही रखा है ये फोर्थ पार्ट में। तो साउदर्न प्लेट्यू जो है ये क्या है, ये यहाँ का सिविलाइजेशन अलग था, क्योंकि साउदर्न इंडिया जो है वो विंध्याचल रेंज क्या करता था, नॉर्थ इंडिया को और साउथ इंडिया को दो अलग अलग भागों में बांटता है। और साउथ इंडिया रिमेन्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द्रविडियन कल्चर इवन व्हेन द आर्यन इन्फ्लुएंस एक्सटेंडेड
वाइडली इवन नॉर्थ एवर नॉर्थ ओवर नॉर्थ सॉरी क्या है, जब जो आर्यंस जो आर्य हैं वो जब भारत में आए तो क्या हुआ, जो द्रविड़ जो इस एरिया में रहते थे, इस एरिया में रहा करते थे, बता रहे हैं आप लोग को, जो इस एरिया में रहते थे, ठीक है, वो मूव करके साउथ इंडिया में चले गए। साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया एक माउंटेन से डिवाइडेड है और उस माउंटेन का नाम है द विंध्याचल रेंज, द विंध्याचल रेंज। और वो किस हिस्से में है, ये मध्य प्रदेश के आसपास जो है वो द विंध्याचल रेंज है। यहाँ पर यहाँ पर सॉरी इतना बड़ा नहीं है, द विंध्याचल रेंज इतना बड़ा है, मतलब ऐसे फैला हुआ है, जिस कारण से जब ये जो नॉर्थ इंडिया है, साउथ इंडिया जो है, वो वहाँ ज़्यादातर अभी भी द्रविडियन रहते हैं, द्रविड़ लोग रहते हैं। और उन्हीं से वो लोग कब आ गए यहाँ, जब आर्यंस नॉर्थ इंडिया पर आके रहने लगे, तब वो सब द्रविड्स इस एरिया में आके रहने लगे। ठीक है, द्रविड़ ऊपर से मूव किए, नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया में मूव किए। तो सेकेंड है। ये थर्ड था, क्या है, फोर्थ है द कोस्टल प्लेन। द कोस्टल प्लेन इंडिया के चारों तरफ जो प्लेट्यू वाला एरिया है, बता रहे हैं, जो प्लेट्यू वाला एरिया है, ये यहाँ से गुजरात से लेकर नीचे तमिलनाडु तक और पश्चिम बंगाल से लेके यहाँ नीचे तमिलनाडु तक, ये सभी कोस्टल प्लेन कहलाता है। कोस्टल प्लेन क्योंकि ये समुद्र से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको समुद्र से जुड़ा हुआ जगह को कोस्टल प्लेन बोलते हैं। इसका एक खासियत है कि यहाँ से व्यापार करने में आसानी हुआ, दूसरे देशों से आसानी से पहुँचा जा सकता है। तो ये क्या किए, यहाँ से शिप के द्वारा, नाव के द्वारा लोग दूसरे देश से व्यापार किए, जिस कारण से हमारे देश का व्यापार में तरक्की हुआ और हमारे देश को ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हुआ। ठीक है, तो यही दिया हुआ है इसमें। देखते हैं क्या है, पढ़ते हैं। इंडिया हैज़ लॉन्ग कोस्टल प्लेन लाइन। इंडिया के पास बहुत बड़ा कोस्टल प्लेन है। कॉमर्शियल रिलेशन विथ द कंट्रीज सिंस द एंशिएंट। और जिस कोस्टल प्लेन से इंडिया क्या किया, प्राचीन काल से ही, अर्लियर टाइम से ही दूसरे देशों के साथ कॉमर्शियल रिलेशन बनाया, यानी कि वो आपस में व्यापार किए, जिससे उन भारत को धन की प्राप्ति हुआ। ठीक है, तो इंडिया इज़ डिवाइडेड इनटू मेनी रीजन बाय द रिवर, माउंटेन, डेजर्ट, फॉरेस्ट, फर्टाइल वैली, स्नो एंड क्लैड माउंटेन। ठीक है, तो इंडिया में अलग अलग उसको फिजिकली डिवाइड किया गया है। तो ये मुख्य रूप से इतने लैंडफॉर्म्स होते हैं इंडिया में, क्या है, कहीं माउंटेन है, कहीं डेजर्ट है, कहीं फॉरेस्ट है, तो कहीं फर्टाइल सॉइल है, फर्टाइल वैली है, तो कहीं स्नो है, बर्फ़ है, तो कहीं क्या है, क्लैड माउंटेन है, तो कहीं माउंटेन है। ठीक है, तो ये सब है। मेनी कल्चर बट इंस्पायर ऑफ दिस डाइवर्सिटी। भारत के बहुत सारे कल्चर उसके जोग्राफिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनता है या उसके द्वारा प्रभावित है। ठीक है, तो जो हम लोग हिस्ट्री जब भी पढ़े हैं, जैसे कि हिस्ट्री के पास्ट के डिवीज़न में आप लोग को बताए हैं कि हम लोग जो हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें किसी न किसी सोर्स को रेफरेंस मान के और उसका पढ़ाई करते हैं।
उसके बारे में जानते हैं। तो ये सोर्स किस बेसिस पर लेते हैं, कौन कौन से सोर्स हैं, तो अब उस सोर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ये सोर्स कौन कौन से हैं। तो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री बाय विच वी स्टडी इट, तो हम लोग उसको पढ़ेंगे। और सोर्स को दो भागों में बांटा गया है। सोर्स जिससे हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं वो दो भागों में बटा हुआ है। फर्स्ट है आर्कोलॉजिकल सोर्स, दूसरा है लिटरेरी सोर्स। जैसा कि शब्द से ही पता चलता है, आर्कोलॉजिकल सोर्स में हम लोग बिल्डिंग्स, मोनूमेंट्स या वैसे हिस्टोरिकल रिमेन्स के बारे में पढ़ेंगे जिस पर किसी भी तरह का, जिससे कोई रिटेन एविडेंस नहीं मिलता है। ये सिर्फ बिल्डिंग और ये आर्कोलॉजिकल चीज़ से पर आधारित होगा। इसमें आ जाएगा इंस्क्रिप्शन, क्वाइन, मोनूमेंट्स, आर्टिफैक्ट्स, ये सभी आते हैं आर्कोलॉजिकल सोर्स के अंतर्गत। जबकि लिटरेरी सोर्स के अंतर्गत लिटरेरी सोर्स को फिर से दो भागों में बांट दिया गया है। लिटरेरी सोर्स फिर से दो भागों में बांट दिया गया है। पहला है रिलीजियस सोर्स, दूसरा है सेकुलर सोर्सेज। ठीक है, रिलीजियस लिटरेरी सोर्स जो है उसमें रिलीजियस बुक्स आते हैं। सबसे पहले तो जान लें कि लिटरेरी सोर्स क्या होता है। जिसमें हमें रिटेन एविडेंस मिलता है उसको बोलते हैं लिटरेरी सोर्स। जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको बोलते हैं लिटरेरी। और लिखा हुआ दो तरह से मिला है, एक तो रिलीजियस, जैसे कि ब्राह्मण्स एंड सूफी कुछ लिख गए गॉड के बारे में, किसी राजा के बारे में, उसके शासन के बारे में, वो काउंट होगा रिलीजियस सोर्स के अंतर्गत। या फिर कोई भी रिलीजियस बुक है लाइक वेदास, जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये सभी क्या है, ये रिलीजियस सोर्स है। महाभारत, रामायण, ये दो ग्रेट इपिक्स है इंडिया का जो हमारा रिलीजियस सोर्स के अंतर्गत काउंट होता है। जबकि सेकुलर सोर्सेज में, सेकुलर मतलब ये किसी भी धर्म से रिलेटेड नहीं है, ये किसी भी धर्म से कोई ताल्लुक़ नहीं रखता है। अलग अलग तरह के व्यापारी, ट्रैवलर, जो यात्री है, या फिर राजा, ये सब अपने बारे में या भारत के दशा के बारे में, भारत के बारे में लिखा और उसको हम लोग सेकुलर सोर्सेज के अंतर्गत काउंट करते हैं, उसके अंडर इसको काउंट करते हैं। अब सेकुलर सोर्सेज का एग्जाम्पल क्या है, तो सेकुलर सोर्सेज का भी बहुत सारा एग्जाम्पल है। जैसे कि राजतरंगिणी कलहन के द्वारा लिखा गया था, अकबरनामा, आईने अकबरी जिसको भी बोला जाता है, या फिर अर्थशास्त्र। ठीक है, तो ये सब सेकुलर सोर्सेज है। इसको किसी भी धर्म से कोई लेना देना नहीं है, वो रिलीजियस सोर्स नहीं है, वो सेकुलर सोर्स कहलाता है। ठीक है, तो सेकुलर सोर्स हम लोग कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, अकाउंट्स ऑफ फॉरेनर अकाउंट से, यानी कोई फॉरेनर आए और वो लिख के चला गया, या फिर वो यहाँ का भारत का इंडियन कल्चर और किंगडम के बारे में लिख के अपने यहाँ ले गया, जो अब एविडेंस के तौर पर मिल रहा है हिस्टोरियन को, तो वो उसको कलेक्ट करके हमारे हिस्ट्री में ऐड करते हैं। माफ कीजिएगा, ये हो सकता है कि इंडिया में भी प्रेजेंट हो और इंडिया से बाहर भी हो, इट डजेंट मैटर, कि बट सिर्फ इंडिया के बारे में जानकारी हो तो उसको किस में रखते हैं, अकाउंट्स ऑफ फॉरेनर। सेकेंड है ट्रेवलोगस मतलब होता है यदि कोई यात्री आए यहाँ और वो यात्री अपने यात्रा के दौरान इंडिया का जो इकोनॉमिकल, कल्चरल या सोशल स्टेटस है वो देखा और अपने द्वारा लिख के चले गए, तो उसको ट्रेवलोजियस में हम लोग काउंट करते हैं। क्रॉनिकल के अंतर्गत उसके अलावा बहुत तरह के बुक्स वगैरह आते हैं जो क्रॉनिकल में होते हैं। ठीक है, इस सब के अलावा जो फॉरेन अकाउंट से नहीं है और ट्रैवलर नहीं है, यानी कि जो इंडिया के है, इंडियन राइटर है, तो उसको हम लोग क्रॉनिकल में काउंट करते हैं। ठीक है, तो ये है डिवीज़न ऑफ सोर्सेज। अब इस सभी के बारे में कुछ एग्जांपल्स हम लोग को जान लेना ज़रूरी है।
सबसे पहले आर्कोलॉजिकल सोर्स के बारे में जानेंगे। आर्कोलॉजिकल सोर्स क्या होता है? द स्टडी ऑफ रिमेन्स ऑफ द पास्ट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज कॉल्ड आर्कोलॉजी। आर्कोलॉजी क्या है कि जब हम किसी भी रिमेन्स का मतलब होता है अवशेष, जब हम किसी भी अवशेष जो बच गया है पुराने ज़माने का, एंड जो ये शो करता है कि ह्यूमन आदमी उस समय एग्जिस्ट करता था, तो उसको हम लोग रखेंगे आर्कोलॉजिकल सोर्स के अंतर्गत। एंड द पर्सन हु स्टडी अबाउट द रिमेन्स ऑफ द पास्ट इज कॉल्ड आर्कोलॉजी। और वैसा पर्सन, वैसा आदमी जो आर्कोलॉजिकल सोर्स के बारे में पढ़ता है या रिमेन्स के बारे में पढ़ता है, उसको बोलते हैं आर्कोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? आर्कोलॉजिस्ट। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन क्या है? ये एक तरह का रिटेन रिकॉर्ड्स होता है। रिटेन रिकॉर्ड्स कैसा होता है कि जैसे आप लोग देखे होंगे कि एक पिलर पर आपके हेड ऑफ द विलेज जो है, ग्राम के जो मुखिया है, गांव के जो मुखिया है, जब भी रोड बनवाता है तो एक पिलर पर क्या करता है, अपना नाम और कहां से कहां तक रोड बनवाया उसको अंकित करता है डेट के साथ, तो उसे हम लोग बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। ये रिटेन रिकॉर्ड्स होता है जो इनग्रेव्ड ऑन द पिलर, रॉक, केव वॉल, वॉल ऑफ द फोर्ट, पैलेसेज ऑन द क्ले एंड द कॉपर प्लेट। ठीक है, जब हम किसी भी रिटेन रिकॉर्ड्स को पिलर के ऊपर छाप देते हैं, पिलर के ऊपर लिख के जनता तक, सिटीजन तक पहुंचाते हैं। रॉक पर, पत्थर के ऊपर लिख दिए। केव वॉल, पहले के ज़माने में घर तो नहीं था तो केव था, तो केव के वॉल पर लिख दिया जाता था। वॉल ऑफ द फोर्ट, मिडिवल पीरियड में फोर्ट के वॉल का भी यूज किया जाता था, उस पर भी लिख दिया जाता था। पैलेसेज यानी कि महल में लिखा जाता था, और इस तरह के किले, मिट्टी पर या कॉपर प्लेट पर लिख के उस संवाद को, उस कम्युनिकेशन को सिटीजन तक पहुंचाता था या लिखा हुआ रहता था, उसको हम लोग इंस्क्रिप्शन के अंदर काउंट करते हैं। द अर्लीस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शन वेयर फाउंड ऑन द साइट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। सबसे पुराना इंस्क्रिप्शन जो है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन से हम लोग को प्राप्त होता है। और हड़प्पन सिविलाइजेशन किस समय में आता है? हड़प्पन सिविलाइजेशन आता है प्रोटो हिस्ट्री के अंतर्गत। जिस समय का तो रिटन एविडेंस मिलता है लेकिन हम लोग पढ़ नहीं पाए, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री। ठीक है, तो इंस्क्रिप्शन, सबसे पहला इंस्क्रिप्शन इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन से हम लोग को मिलता है। इट फाउंड द इंफॉर्मेशन अबाउट किंग, एडमिनिस्ट्रेशन, किंगडम एंड लॉ। क्या है? इंस्क्रिप्शन से हम लोग किंग्स के बारे में पढ़ते हैं, राजा के बारे में पढ़ते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन, उसका क्या एडमिनिस्ट्रेशन था, प्रशासन था, उसके बारे में पढ़ते हैं। उसके किंगडम के बारे में पढ़ते थे, उसके साम्राज्य के बारे में पढ़ते थे, उसके कानून के बारे में पता चलता है। मान लीजिए कि कोई राजा, एक किंग, एम्पेरर, क्या एक कानून पास किया, वहाँ से वो अपना कानून सुनाया कि ऐसा होना चाहिए, अगले दिन से ऐसा करना है, तो उसको सभी जनता तक फैलाने के लिए क्या किया जाता था? एक पिलर पर लिख के, एक वॉल पर लिख के, और उसको क्या शहर के बीचों बीच या सोसाइटी के बीचों बीच लगा दिया जाता था। जिससे क्या होता था? उसको पढ़ के लोग अवेयर हो जाते थे उस कानून से, और फिर उसके बाद फिर से उसको फॉलो करते थे। तो ये एक तरीका था अपना कम्युनिकेशन दूसरे तक पहुंचाने का, और वो क्या था? इंस्क्रिप्शन। तो हम लोग इंस्क्रिप्शन के हेल्प से भी हिस्ट्री को पढ़ते हैं। इसका बहुत सारा एग्जाम्पल है, जैसे कि एक दो एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे कि इलाहाबाद पिलर। इलाहाबाद पिलर जो है ये फ्यूचर ऑफ द कैरेक्टर एंड
कॉन्क्वेस्ट ऑफ किंग समुद्रगुप्त। ये किस में है, ये किसके बारे में बताता है, इलाहाबाद पिलर जो है समुद्रगुप्त, भारत के जो राजा हो रह चुके हैं समुद्रगुप्त, उसके बारे में बताता है। द आयरन पिलर ये मेहरौली में है, मेहरौली दिल्ली में है। तो मेहरौली दिल्ली का जो आयरन पिलर है वो क्या बताता है, वो अबाउट द चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्ता एंड विक्रमादित्य, वो चंद्रगुप्त के बारे में और विक्रमादित्य के बारे में बताता है। आयरन पिलर जो मेहरौली में है उससे। क्वाइन जो है ये क्या करता है, द स्टडी ऑफ क्वाइन इज नोन एज न्यूमिस्मेटिक। द स्टडी ऑफ क्वाइन इज नोन एज न्यूमिस्मेटिक। जो हम लोग, जो ऐसा हिस्टोरियन या ऐसा पर्सन जो क्या करता है, क्वाइन के बारे में पढ़ता है, क्वाइन के बारे में जानता है, उसका अध्ययन करता है, उसको बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक। ठीक है, इससे क्या पता चलता है, कौन कौन सा इन्फॉर्मेशन गेन होता है, द रूलर्स हु इशूड क्वाइन। वैसे रूलर के बारे में पता चलता है जो उस क्वाइन को इशू किए हुए रहता है। द पीरियड ऑफ देयर रीजन, उसके पीरियड के बारे में पता चलता है कि वो किस समय में भारत पर शासन किया। सोशल एंड इकोनॉमिकल कंडीशन, उससे पता चलता है कि उस समय का सोशल कंडीशन कैसा था। मान लीजिए उस समय किसी भी खास देवी देवताओं को पूजा किया जाता था तो उस देवी देवताओं को क्वाइन पर छापा हुआ रहता था, जिससे हम लोग को पता चलता है कि उस समय इस देवी देवता की प्रधानता थी, ये देवी देवता ज़्यादा पूजे जाते थे। या फिर और इकोनॉमिकल कंडीशन कैसे बताता है, तो जब किसी भी समय यदि सोना के सिक्का यूज किया जाता था, इसका मतलब ये था कि उस समय की भारत में सोने की प्रचुरता काफ़ी ज़्यादा थी, ज़्यादा सोना अवेलेबल था, वो साम्राज्य ज़्यादा शक्तिशाली और इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग था। ठीक है, तो ये सब हम लोग को क्वाइन से पता चलता है। इंडियन क्वाइंस फाउंड इन फॉरेन लैंड, कुछ इंडियन क्वाइंस है वो फॉरेन लैंड पर भी पाया गया है। एंड फॉरेन क्वाइन फाउंड ऑन इन द इंडिया, और क्या है जो फॉरेन का क्वाइन है इससे वो कहाँ पाया गया है, इंडिया में पाया गया है, इंडिया से मिला है। तो इससे एक ही चीज़ इंडिकेट होता है, और वो क्या इंडिकेट होता है कि इंडिकेट दैट ट्रेड बिटवीन देम। इससे पता चलता है कि उस समय भारत उस देश के साथ व्यापार किया करता था, व्यापार होता था। ठीक है, अब है मोनूमेंट, ओल्ड क्रिएशन, जो पुराना बिल्डिंग्स है, बिल्डिंग, टेम्पल, प्लेस एंड टाउन्स हैविंग हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस आर नोन एज मोनूमेंट्स। वैसे ओल्ड बिल्डिंग, क्रिएशन या किसी भी तरह का कोई कुछ बना हुआ है, वो टेम्पल, मंदिर या टाउन या कोई प्लेसेस जिसका कोई हिस्टोरिकल एविडेंस है, हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है, जैसे ताजमहल का हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो उसको क्या किया जाता है, उसको हम लोग मोनूमेंट्स के अंतर्गत काउंट करते हैं। इट गिव अस नॉलेज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ आर्कोलॉजी, सोशल एंड इकोनॉमिकल रीजन, एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ ऑफ द पीपुल। ये क्या करता है, इससे हम लोग को किसी भी समाज का, मोनूमेंट से उस समय के समाज का क्या पता चलता है, डेवलपमेंट ऑफ आर्कोलॉजिकल, उस समय के जो आर्कोलॉजिकल है वो कितना डेवलप थे, आर्कोलॉजी उस समय का कितना डेवलप थे, सोसाइटी कैसा था, सोशल क्या था, इकोनॉमिकल कंडीशन क्या था। ठीक है, तो इस सब का पता चलता है। उस जैसे कि द नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में है, और ये क्या है, ए लाइट ऑन एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम। ये क्या है, ए लाइट ऑन
एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम, ये एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताता है। ठीक है, विक्रमादित्य यूनिवर्सिटी वो भी बिहार में है, सॉरी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वो भी बिहार में है और वो भी सेम ही है उसका। ठीक है, द स्तूपा ऑफ सांची, सांची स्तूपा, द स्तूपा ऑफ शांति। ठीक है, या फिर इसको सांची स्तूपा भी बोलते हैं, ये मध्य प्रदेश में है। द केव ऑफ द अजंता एंड एलोरा जो महाराष्ट्र में है, अजंता और एलोरा की गुफा, इसमें बहुत सारे पिक्चर मिला है, एंशिएंट का एविडेंसेस मिले हैं, तो उसको क्या क्या किया जाता है हिस्ट्री में, उसी के बेस पर पढ़ा जाता है। ठीक है, आर द रिलीजन्स ऑफ द नॉन इंडिया, आर्ट एंड रिलीजन ऑफ कंट्री इंडिया। क्या करता है, केव पर जो पेंटिंग बना हुआ था, उससे भारत के रिलीजन के बारे में भी पता चलता है। तो आज ये पेज भी आप लोग को बता दिए। अगला पेज, 2 पेज आज पढ़ाए हैं, एक ये पढ़ाए हैं और ये 2 पेज पढ़ा दिए हैं। आगे 2 पेज अगले दिन पढ़ाएंगे, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा अगला चैप्टर का। तब तक इंतज़ार कीजिए, अभी काफ़ी लेट हो गया और ये शोर होने का कारण है कि दुर्गा पूजा का तैयारी चल रही है, नवरात्रि स्टार्ट हो गया है, जिस कारण से ये शोर हो रहा है। हो सकता है साथ में आप म्यूजिक भी सुन रहे होंगे, लेकिन अभी 10 दिन तक आप लोग को इसी में एडजस्ट करना होगा। ठीक है, तो यहीं पर सेशन को समाप्त करते हैं। यदि समझ में नहीं आया तो दोबारा देखिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, उसका सुधार करेंगे और अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।